पहले भी इतने सारे सोफे और महंगे महंगे झूमर, पेंटिंग और सजावट का सामान घर में ला चुकी है और कितना सामान लाओगी। ये सब बेफिजूल के खर्चे है। अब मैं कुछ बोलूंगी तो बहू को बुरा लगेगा। पहले इतने महंगे महंगे सोफे खरीद लिए बहू तुमने, जबकि उन दिनों अनिल ने बंस और रिया दोनों के स्कूल में एडमिशन करवाए थे। पैसा कोई पेड़ पर नहीं लगता बहू, जिसे हम जब चाहो तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल करती रहो। बचत करना सीखो, फालतू के खर्चे बहुत महंगे पड़ते। मेरी सहेली रीमा को देखो, ऐसा आलीशान घर है कि उसका कि घर में घुसते ही ऐसा लगता है मानो किसी बड़े राजमहल में पहुंच गए हो। और एक मेरा घर है, ढंग से एक चादर तक नहीं बिछा सकती। पलंग पर सुमन किसी की नहीं सुनती थी, जो उसको जो भी मन में आता था वह वही करती थी। एक दिन सुमन रीमा के साथ उनकी ननद के घर गई। रीमा की ननद पल्लवी बहुत पैसे वाली थी और पल्लवी यह मेरी फ्रेंड है सुमन, इसका बहुत मन था कि मैं तुम्हें इससे मिलवाऊं। आइए, बहुत अच्छा किया, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवा दूं। रामू सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। पल्लवी तुम्हारी रसोई तो बहुत चमचमा रही है। पल्लवी की रसोई शीशे की है, इसी वजह से चमक रही है। अभी कुछ समय पहले ही पल्लवी ने नई शीशे की रसोई बनवाई है। हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी रसोई शीशे की है। जब मैंने उसकी रसोई देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी रसोई शीशे की बनवा लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही नई रसोई बनवाई है। शीशे की रसोई को देखकर सुमन का दिल ललचा गया और मन ही मन सोच लिया कि वह अपनी रसोई शीशे की बनवाएगी। घर जाकर सुमन ने ऐसी ही जिद पकड़ ली कि मुझे शीशे की रसोई बनवानी है। क्या शीशे की रसोई? लेकिन कांच की तो कोई बहुत नाजुक होती है ना, कितना खर्चा आएगा। तुमने यह क्या नई बात पकड़ ली है? रीमा की ननद ने भी तो बनवाई है, उसके घर तो किसी ने मना नहीं किया। रीमा की ननद के पास पैसा है, वह अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उतना खर्च नहीं उठा सकते बहू। अनिल अकेला कमाने वाला है और तुम ऊपर से और खर्चे करने वाले के लिए कहती हो। आप लोग बस बहाने बनाते हैं। मुझे भी अपनी सहेलियों में इज्जत चाहिए और तभी मिलेगी जब मेरे घर में वैसी चीजें उपलब्ध होंगी जैसे मेरी सहेलियों के घर में होती है। रीमा की ननद मेरे घर आ रही, मैं भी उसे अपना घर दिखाना चाहती हूँ। मेरी सुमन किसी भी हालत में मान नहीं रही थी और वह रोज अनिल को तंग कर रही थी। इससे तंग आकर अनिल ने कुछ कर्ज उठाया और सुमन की खुशी के लिए शीशे की रसोई बनाने के लिए मजदूर बुला लिए। कुछ दिनों बाद चमचमाती शीशे की रसोई बनकर तैयार हो गई। वहाँ तक तो ठीक था, पर एक दिन गली के कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। उन्होंने जोर से बुल्ला घुमाया, बॉल सीधा सुमन के शीशे वाली रसोई के कांच पर जाकर लगी और एक हिस्सा टूट गया। हे भगवान, क्या हो गया? कुछ टूट गया क्या? दादी माँ, नीचे बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे तो बॉल आ गई, देखो कांच टूट गया। तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? रसोई में कोई था तो नहीं? दादी, रसोई में कोई नहीं है, मम्मी तो बाजार गई है। तभी सुमन और अनिल आ जाते हैं और बनवाओ कांच की रसोई। देखो जाकर रसोई का हाल, बच्चों ने गेंद मारकर रसोई का शीशा तोड़ दिया है। अब ठीक करवाओ, क्योंकि ठीक नहीं करवाई तो बिल्ली चूहा कुछ भी अंदर नहीं रहने देंगे। बच्चे भी तो बहुत शरारती हो गए गली के, मैं भी जाकर उन्हें बताती हूँ। बच्चों को बताकर कुछ नहीं होगा, गलती तुम्हारी है, तुमने ही शीशे की नाजुक रसोई बनवाई। मोहल्ले में देखो इस तरह की रसोई नहीं बनती। सुमन, यह सब भी जगह होती है जहाँ आसपास भीड़ नहीं होती, एकांत दरिया होता है। तुम भाषण क्यों दे रहे हो? जाकर किसी मरम्मत करने वाले को लेकर आओ। अब जो भी पैसे लगेंगे ठीक है, तो करवानी पड़ेगी ना। गर्मियाँ शुरू हो गई, अब धीरे धीरे रसोई में धूप अंदर आने लगी। सुमन ने पर्दे भी लगा दे, फिर भी रसोई में गर्मी बहुत थी। पर्दे लगाने से रसोई में घुटन होने लगी। इस वजह से सुमन को शीशे की रसोई में हर समय गर्मी महसूस होने लगी। सुमन थोड़ी परेशान हो गई। क्या हुआ बहू, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो तुम पसीना आ रहा है? पसीना इसलिए आ रहा ना, शीशे की सूरज रोशनी आती है तो सोच रही हूँ शाम को खाना बना लूँ। इस टाइम तो रसोई में बहुत धूप है। जैसे तुम्हारी मर्जी है बहू। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, कुछ खाने को मांगेंगे, मंगा लो फिर बाजार से कुछ। गर्मियों की दोपहर में सुमन रसोई में बिल्कुल भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि धूप की वजह से शीशे गर्म हो जाते थे। उसने जिद करके रसोई तो शीशे की बनवा ली है, पर अब वह खुद से परेशान हो रही थी। एक शाम रीमा अपनी ननद से मिलने आ जाती है। क्या तुमने शीशे की रसोई बनवा ली?
बहुत गलत किया तुमने सुमन। मैंने तो खुद शीशे की रसोई तोड़वाकर मॉड्यूलर हवादार किचन बनवाई है, पत्थर और वुड का काम करवाया। मैंने तो शीशे का बहुत कम इस्तेमाल किया है क्योंकि गर्मी बहुत लगती है रसोई में। मैंने तो शौक में बनवा ली थी पर बाद में परेशान हो गई थी, पिछले महीने ही तोड़वा दी। अब तो नई बन गई है, देखना तुम्हारा घर। मेरी नई किचन बहुत सुंदर है। रीमा की ननद पल्लवी की बात सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया और उसे उस दिन का एहसास हुआ कि सचमुच नकल करके उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि नकल करके शीशे की रसोई बनाकर आज वह खुद ही पछता रही है। अनिल बहुत अच्छे स्वभाव का था। वह सुमन को बहुत रिस्पेक्ट करता था और उसे प्यार भी बहुत करता था। उसने एक बार फिर से रसोई को ठीक करवाया। माँ जी आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी नकल करने की आदत में फालतू के बहुत पैसे खर्च करवा दिए। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी किसी की नकल नहीं करूँगी। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसी पर खर्च किया करूँगी। यह हुई ना समझदारी वाली बात बहू, हमेशा खुश रहो। उसके बाद से ही सुमन ने अपने नेचर को चेंज किया और दूसरों की नकल करनी बंद कर दी। अब जिस चीज़ की ज़रूरत होती सुमन उसी चीज़ के लिए पैसे खर्च करती। गरीब बहू के सोने का ससुराल। शीशे के सामने खड़ी 14 साल की सगुन रानी की तरह सर पर चुन्नी डाले और ढेर सारी नकली गहने पहनकर खड़ी थी। तभी उसका पिता खेत से घर आता है। अरे वाह, मेरी रानी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। बाबा देखना बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। बाबा देखना मैं भी एक दिन आपकी यह रानी बिटिया भी ना बड़े महलों की रानी बनेगी। हाँ हाँ, मेरी रानी बेटी जरूर एक दिन बड़े घर की रानी बनेगी, बिल्कुल राजकुमार जैसा दूल्हा मिलेगा इसे। हाँ हाँ, हम अपनी रानी बिटिया के लिए ऐसा ही राजकुमार ढूंढेंगे। सगुन के बाबा किसान थे जो खेतीबाड़ी का काम करते थे। सगुन की बचपन से ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी एक बड़े घर में हो जहाँ सब कुछ सोने से भरा हुआ हो। अब सगुन को न चाहते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ते, खेतीबाड़ी से लेकर गौशाला तक के। एक रोज उनके गांव में मुखिया की बेटी की शादी थी। सगुन भी उस शादी में गई थी जहाँ एक अमीर घर के लड़के निखिल की नज़र उस पर गई। और यह लड़की तो कितनी खूबसूरत है, अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बात है बेटा, तुझे लड़की पसंद है? हाँ पापा, वो तो तभी वहाँ मनोहर भी आ जाता है। सगुन बिटिया चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। मनोहर तू धनंजय मेरे दोस्त कैसे हो तुम? बड़े सालों बाद लौटा अपने गाँव? हाँ, तू तो शहर में जाकर रह रहा है। क्या करूं दोस्त, काम में इतना उलझ गया कि वापस लौटने का मौका ही नहीं मिला। तू तो कितना बूढ़ा हो गया। अरे मनोहर, गरीबी इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है दोस्त, लेकिन तू तो अभी भी वैसा ही है, एकदम फिट, बस टकलू हो गया, बाल उड़ गए। एकदम फिट बस टकलू हो गया। तेरे दोनों दोस्त हर रोज उस रोज खूब बातें करते। निखिल और सगुन भी चोरी छुपे एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मानो मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धनंजय और मनोहर की यह बात समझ जाते हैं। लगता है मनोहर अब हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का समय आ गया है। तो क्या तुम इस गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? दोस्ती यारी अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती दोस्त। और मैं पहले भी किसान था तो वह शहर चला गया, खुद का काम शुरू किया तो किस्मत चमक गई। मैं जाकर तेरी भाभी से इस बारे में बात करता हूँ, फिर जल्दी सगुन बिटिया को अपने घर की बहू बना कर ले जाएंगे, यह वादा है मेरा। यह धनंजय वहाँ से चला गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, लेकिन गरीब घर की लड़की को बहू बनाने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद खबर आई कि मनोहर भी इस दुनिया से चला गया हुआ है। खबर मिलते ही धनंजय निखिल के साथ गांव पहुंचा और अपने दोस्त का अंतिम संस्कार किया। लेकिन धनंजय यह बात अच्छे से जानता था कि उसकी पत्नी अब सगुन को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने देगी, इसलिए उसने निखिल और सगुन की शादी करवा दी। इसलिए उसने और सगुन को बहू बनाकर शहर ले आया। सगुन का बचपन का पूरा सपना पूरा हो गया। वह बड़े घर की बहू बन गई, लेकिन उसकी सास को वह पसंद नहीं थी। तुम अपने दोस्त की मैयत में गए थे या उस गरीब की बेटी को बहू बनाने? तमीज से बात करो और मिला। और अब यह इस घर की बहू है। बड़ी बहू को देवरानी का गृह प्रवेश करवा। जी पापा जी। सगुन जब घर के अंदर आती है तो घर के अंदर रखी सोने घड़ी सोने का शो पीस देखकर हैरान रह जाती। उधर उर्मिला गुस्से से भर जाती है और एक गरीब लड़की आ गई मेरे घर में। बड़ी बहू कम थी क्या जो ये एक और गरीब आ गई? यहाँ अपनी बकवास बंद करो और उर्मिला यह मत भूलो कि
मनोहर भी पैसे वाला ही था, उसके साथ उसके भाई ने धोखा किया। अब शगुन इस घर की बहू है। धनराज के समझाने पर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। रात को शगुन अपने कमरे में जाती है। मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्या बात है ना, वो सब इतनी जल्दी हुआ है कि तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे पाया। हाँ, माँ की किसी भी बात का बुरा मत मानना। नहीं, माँ जी की किसी बात का मुझे बुरा नहीं लगता, उनका गुस्सा होना जायज है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी माँ जी के दिल में जगह बना लूंगी। एक गरीब घर की लड़की ऐसे घर में आई है जहाँ हर चीज़ सोने की है, सोने के बर्तन, सोने का टेबल, सोने का बेड, हर चीज़, बर्तन, सोने का टेबल। थोड़ा वक्त माँ जी को लगेगा एक गरीब बहू को अपनाने में। शगुन अपने सोने से भरे ससुराल को चकाचौंध देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन शगुन आज उसके मुंह दिखाई की रस्म है। ये लो सोने की थाल में तुम्हारे लिए बहुत सारे सोने के गहने हैं, तुम इनको पहनकर तैयार हो जाना, कुछ ही देर में गेस्ट आ रहे होंगे मुंह दिखाई के लिए। इतने सारे गहने मेरे लिए जेठानी जी, सचमुच हम दोनों तो बड़ी ही किस्मत वाले हैं जो ऐसा सोने से भरा ससुराल हमें मिला है। शगुन, आज तुम यह सब चकाचौंध देखकर, अपने चीजों को, ससुराल को देखकर खुश हो, लेकिन आगे चलकर यही तुम्हारे दुख की वजह भी बनेगी। वाह, यह तो बड़े अच्छे घर में आ गई। तो शगुन, यहाँ तो सब सोने का ही है, और अगर मैं वहीं अपने रिश्तेदारों के साथ रहती तो जिंदगी भर उनकी बातें ही सुनती रहती। ये तो राम, ये तो इनके सारे गहने हैं, इतने सारे पहन के मैं थक जाऊंगी। ऐसा करती हूँ सोने का सेट ही पहन लेती हूँ। यह रानी हार, कमरबंद, इतना सब तो मैं नहीं पहन सकती। कुछ समय बाद, बड़ी बहू, मैंने तुझे थाल भरकर गहने दिए छोटी बहू को देने के लिए, लेकिन तू तो इसे 4 गहने पकड़ा कर आ गई। और तू छोटी बहू, तेरी आंखों पे भी पर्दा पड़ा था क्या? तुझे दिखाई नहीं दिया कि हमारे घर में हर चीज सोने की बनी है, लेकिन फिर भी यह 2 गहने पहन के आ गई। माँ जी, जेठानी जी ने तो मुझे ढेर सारे गहने दिए थे, लेकिन वो मैंने ही जानबूझकर नहीं पहने, क्योंकि इतने सारे गहने मुझे पहने नहीं जाते। छोटे घर से तुम गरीबों को और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ मैं। इतने सारे गहने कभी देखे ही नहीं होंगे तूने। आज शाम को हमें मिस्टर मल्होत्रा के बेटे की शादी में जाना है, और तुम दोनों शाम को सोने के सारे गहने पहनकर तैयार रहना, हम सब शादी में जाएंगे। जी माँ जी। शाम को वह सभी तैयार हो जाते हैं। वो सभी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में काफ़ी जाम था, जिसे देखकर उर्मिला अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, गाड़ी काली पहाड़ी वाले मोड़ से ले चलो। लेकिन मैडम, रात को उस रास्ते से जाना ठीक नहीं है, वो सुनसान जंगल वाला रास्ता है। हाँ माँ जी, मैंने भी सुना है वहाँ काफ़ी लुटेरे रहते हैं। नहीं होगा, घबराओ मत ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। उर्मिला के आगे किसी की नहीं चलती। ड्राइवर उस रास्ते से गाड़ी लेकर जाता है। कुछ दूरी पर सुनसान वाले रास्ते पर चलते हुए कुछ गुंडे उनकी गाड़ी रोककर खड़े हो जाते हैं और सबको गाड़ी से बाहर निकाल कर, आज तो लगता है सोने का सारा शोरूम चलकर हमारे पास आया है। बुढ़िया, चल अपने सारे घर के निकाल, अपनी दोनों बहनों को बोल, खबरदार जो मेरे गहनों के हाथ लगाया। माँ जी, ये इनसे बहसबाजी करने का समय नहीं है। अरे जान रहेगी तो गहने और भी बन जाएंगे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। गुंडे उसे चाकू मार देते हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि ज़्यादा सोने में रहना और दिखावा करना कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है। अब बहू, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगी कि तुम इतने सारे गहने पहनो। अब जो तुम्हारे मन में आए वैसा ही पहनो, वही करो। अब तो मैं कभी इतने गहने नहीं पहनने को। उस दिन से उर्मिला ने कभी भी अपनी बहुओं को ढेर सारे गहने पहनने के लिए नहीं कहा।